हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी जो चल रहा है अपना विश्व का भूगोल चल रहा है इस चैनल के ऊपर। हाँ, जो प्री और मेंस का एक साथ करके मैं प्री कम मेंस के लिए पढ़ा रही हूँ दोनों में ही। तो हमने पिछले क्लास के अंदर जो पढ़ा था उसके अंदर विश्व के पर्वत पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियाँ, झीलें, जलवायु, कृषि जो है उसको मैंने कुल मिला के ये टॉपिक अभी चल रहा था। हाँ, और उसके अंदर महाद्वीपों को पढ़ा रही थी मैं। हैं, मतलब 7 महाद्वीपों के पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें और मैदान और मरुस्थल सारे मिला के एक ही जगह पढ़ा रही थी। उनको मैंने डिवाइड किया था महाद्वीपों में कि 1 बाय 1 महाद्वीप पढ़ा दूंगी, उसमें सारी चीज़ें एक साथ कवर हो जाएंगी और आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। आप 7 महाद्वीप पढ़ लोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर पर्वत क्लियर, पठार क्लियर, क्लियर, पठार क्लियर, नदियाँ क्लियर, झीलें क्लियर, मैदान मरुस्थल क्लियर हैं। तो पिछली जो क्लास में हमने पढ़ा था वो पढ़ लिया था हमने। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान पढ़ लिया था, अफगानिस्तान पढ़ लिया था, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पढ़ लिया था। अब पढ़ना है हमको इंडोनेशिया पढ़ना है। आज से शुरुआत करेंगे इंडोनेशिया पढ़ने की। है, तो अभी आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। इंडोनेशिया, यह है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया वर्ल्ड के नक्शे में कहाँ स्थित है आपको पता है। मैं आपको हर बार एटलस लेके बैठना है सबको, एटलस, ताकि आपको पता लग जाएगी कौन सा मैप कहाँ पे स्थित है। तो ये देखिए मैप। हाँ, इसके अंदर इंडोनेशिया कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया कहाँ स्थित है, ये रहा, ये वाला जो है ये इंडोनेशिया है। यानी हमने शुरुआत में देखा था कि एशिया को हमने कितने 6 भागों में डिवाइड किया था ना। तो 6 भागों के मतलब दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है उसके अंदर इंडोनेशिया स्थित है। और ये जो है अधिकतर समुद्री इलाकों में, मतलब समुद्री सीमा से टच कर रहा है। तो आपको दिख गई होंगी इसकी सीमाएं कौन सी हैं। और हम इसके पढ़ते हैं अब थ्योरी। एटलस लेके बैठना है ताकि आपको पता लग जाए कौन सी चीज कहाँ पे है। राजधानी जो है वो है जकार्ता, परिवर्तित नूसंतारा आपका परिवर्तित नेम है। क्षेत्रफल जो है लगभग 19,05,000 वर्ग किलोमीटर में, जनसंख्या लगभग 27.37 करोड़ और भाषा इंडोनेशियाई इसकी भाषा है। प्रमुख द्वीप कालीमंतान या बोर्नियो द्वीप, कुल क्षेत्रफल 28%। यानी इंडोनेशिया के अंदर कौन कौन से द्वीप आते हैं, इन सारे द्वीपों को मिला के इंडोनेशिया इसको एक नाम दिया गया है, सारे द्वीपों को मिला के। हैं, सुमात्रा कुल क्षेत्रफल 24%, इरियन जया कुल क्षेत्रफल 22%, सुलावेसी कुल क्षेत्रफल 10%, जावा कुल क्षेत्रफल 7%। फिर इंडोनेशिया स्थल सीमा केवल इरियन जया के पूर्व में पापुआ न्यू गिनी और उत्तरी बोर्नियो में स्थित मलेशिया के राज्य सरावाक और सबाह से मिलती है। किससे? इंडोनेशिया की स्थल सीमा केवल इरियन जया, पूर्व में पापुआ न्यू गिनी और उत्तरी बोर्नियो में स्थित मलेशिया के राज्य वाक और सबाह से मिलती है। 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वें पूर्ण सदस्य बन गया। यहाँ की संसद ने अपनी वर्तमान राजधानी जकार्ता को बोर्नियो द्वीप में पूर्वी कालीमंतन साइट पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दी, जिसका नाम नूसंतारा है। क्या है? नूसंतारा। भौतिक लक्षण, प्राचीन सुंडा भूखंड पूर्वी सुमात्रा से बोर्नियो तक विस्तृत है। इसके भौतिक लक्षण क्या है? प्राचीन जो सुंडा वो भूखंड पूर्वी सुमात्रा से बोर्नियो तक विस्तृत है। सुंदर पूर्व में न्यू गिनी भी इसी प्राचीन भूखंड का अंग है। इन भूखंडों पर अवतरित प्राचीन वलित पर्वत के अवशेष तथा इनके तटों पर नई जलोढ़ के निक्षेप मिलते हैं। विभिन्न भूखंडों के मध्य गहरे सागरीय गर्त पाए जाते हैं। आप लोग लेके बैठिए एटलस, और एटलस के अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा, अभी मैंने जो आपको द्वीप पढ़ाया ना वो द्वीप बेटा अब इंडोनेशिया पूरा बताना तो मैप में आराम से दिख जाएगा। लेकिन ये द्वीप, ये वाले जो द्वीप है ना, ये जब तक आप नहीं देखोगे आपको पता नहीं लगेगा कि हाँ इसका 28% भाग कौन सा द्वीप है, 24, 22, 10, 7 है। तो वो जो इंडोनेशिया का मैंने अभी आपको मैप में नक्शा बताया उसमें देखिए ये द्वीप कहाँ कहाँ है, तभी ये चीजें समझ में आएंगी ठीक से। हाँ, तो इंडोनेशिया के द्वीपों की स्थलाकृति सामान्य पर्वतीय है। जो द्वीप हैं उनकी आकृतियां पर्वतीय, इनमें से अधिकांश 3,000 मीटर से अधिक ऊंचे, 3,000 से अधिक मीटर हैं। अधिकांश जो हो इंडोनेशिया के लगभग सभी द्वीप में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ज्वालामुखी सभी द्वीपों में होते हैं। इरियन के पुनकांग जया पर्वत की ऊंचाई 4,884 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित काकराताऊ विश्व की प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीपों में से एक है। अब आप एटलस जो लेके बैठे हो उसके अंदर ये देखिए काकराताऊ ज्वालामुखी वो कहाँ है।
क्योंकि ज्वालामुखी, विश्व के अंदर जो ज्वालामुखी वाला एरिया है ना वो सबसे ज्यादा यही है, इंडोनेशिया के नजदीक से ही गुजरता है वो सारा, जापान, दक्षिण कोरिया, इधर से होके नीचे इंडोनेशिया और क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल तक जाता है। तो ये हमने पढ़ा। हाँ, इंडोनेशिया की सबसे बड़ी नदी माम्बेरमो क्या है, माम्बेरमो, जिसकी लंबाई 160 किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर से प्रवाहित होती है। कौन सी है सबसे बड़ी नदी? माम्बेरामो, जिसकी लंबाई 160 वर्ग किलोमीटर है। इसका नाम अच्छे से याद कर लेना, माम्बेराओ। माम्बेराओ कौन सी है, क्या है माम्बेराओ, पता है किसी को? फिर है जलवायु। इंडोनेशिया की जलवायु विषुवतीय है। विषुवतीय जो रेखा है उसके पास नजदीक होने से यहाँ की जो जलवायु वो इफेक्ट होती है, इसलिए विषुवतीय है। किंतु यहाँ मानसूनी जलवायु की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। मानसूनी जलवायु की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। यहाँ पर वर्ष भर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर उच्च तापमान तथा भारी वर्षा होती है। वर्ष भर उच्च तापमान रहता है और वर्षा भी भारी होती है। जकार्ता के वार्षिक तापमान 26 सेंटीग्रेड रहता है। तापमान पर ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है, ये तो सब जगह होता है कि तापमान पर ऊंचाई का जो प्रभाव पड़ता है वो सब जगह पड़ता है। तटीय भागों का तापमान 24 सेंटीग्रेड से 28 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। कितना? 24 सेंटीग्रेड से 28 सेंटीग्रेड के मध्य। केवल जावा के पश्चिमी भाग तथा निम्नवर्ती सुंडा में जून से सितंबर तक के महीने में शुष्क मौसम रहता है। इंडोनेशिया के लेसुर सुंडा द्वीप समूह है। कौन सा? लेसुर सुंडा द्वीप समूह है, बाली, तिमोर आदि सम्मिलित हैं। इंडोनेशिया के लेसुर सुंडा द्वीप समूह में बाली, तिमोर आदि सम्मिलित हैं। ग्रेटर सुंडा द्वीपों में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो तथा सुलावासी द्वीप समूह है। मतलब इन्होंने दो तरीके से द्वीप समूह को बांटा। इंडोनेशिया के जो द्वीप समूह उनको दो तरीके से बांटा इन्होंने। तो सुंडा जो द्वीप, लेसर सुंडा जो द्वीप समूह है उसके अंदर है बाली, तिमोर आदि सम्मिलित है, और ग्रेटर सुंडा जो द्वीप समूह उसमें जावा, सुमात्रा और बोर्नियो तथा सुलावासी द्वीप समूह सम्मिलित है। फिर आती है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है इंडोनेशिया में? इंडोनेशिया की जलवायु एक धरातल की भिन्नता के अनुसार वनस्पति एवं भिन्न मिट्टियों में भी भिन्नता पाई जाती है। यहाँ मतलब यहाँ की जलवायु की और धरातल की भिन्नता, जलवायु और धरातल जो भिन्न भिन्न है, इसलिए इनकी मिट्टियों में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर अधिकतर भाग विषुवत रेखीय वनों से आच्छादित है। कौन से? विषुवत रेखीय जो वन है उनसे आच्छादित है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में सदापर्णी वन, विमुख ढालों पर पर्णपाती वन तथा सवाना घासें उगती हैं। समुद्र तटीय निम्न भूमियों में कच्छ वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? समुद्र तटीय निम्न भूमियों में कच्छ वनस्पति पाई जाती है। इंडोनेशिया का लगभग 2/3 भूभाग मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वनों से आच्छादित है। किससे? उष्ण कटिबंधीय जो कठोर लकड़ी है उससे आच्छादित है। अधिक वर्षा के कारण अपलाक्षित लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है क्योंकि वर्षा अधिक होने के कारण। पर्वतों पर ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित उर्वरक मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन सी? उर्वर मिट्टियां पाई जाती हैं। कृषि। इंडोनेशिया के कुल क्षेत्रफल में 10% से भी कम क्षेत्र पर कृषि पाई जाती है। सुमात्रा का कालीमंतान में रबड़ तथा सुलावेसी व अन्य पूर्वी द्वीपों पर नारियल की बागानी कृषि की जाती है। कौन सी? नारियल की बागानी कृषि की जाती है। चावल, मक्का, कसाव, शकरकंद आदि सोयाबीन यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं तथा रबड़, तेल, ताड़, नारियल, कहवा, चाय, कोको, गन्ना और तंबाकू आदि मुख्य नकदी फसलें हैं। खनिज एवं उर्वरक संसाधन। कौन से खनिज है जो इंडोनेशिया के अंदर पाए जाते हैं? तो इंडोनेशिया खनिज संसाधन की दृष्टि से पर्याप्त रूप से समृद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण खनिज पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, टीन, बॉक्साइट, तांबा, निकल, चांदी और सोना है। चीन के पश्चात इंडोनेशिया विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टीन उत्पादक है। कौन सा है? पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया। किसमें है? चीन के उत्पादन के अंदर है। सुमात्रा और निकटवर्ती द्वीपों में टीन प्राप्त होता है। विश्व के लगभग 25% टीन का उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। कितना होता है? 25% टीन का उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। इसके आर्थिक विकास में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रमुख योगदान है। पेट्रोलियम मुख्य रूप से सुमात्रा और कालीमंतान द्वीप में पाया जाता है। कहाँ? कालीमंतान द्वीप में पाया जाता है। उद्योग। इंडोनेशिया के अधिकांश उद्योग जावा द्वीप के नगरों में स्थित है। कहाँ है? जावा द्वीप के जो छोटे पैमाने पर उद्योग है। जकार्ता और सुराबिया मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ मुख्य उद्योगों में खाने की वस्तुएं तैयार करना, सूती वस्त्र, सीमेंट, वाहन, मशीनें, टायर, रबड़, प्लास्टिक, उर्वरक, रसायन, सिगरेट तथा विद्युतीय उद्योग है। पर्यटन भी इंडोनेशिया का प्रमुख उद्योग है। बाली द्वीप पर्याप्त संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है।
जनसंख्या, जनसंख्या कैसी है इंडोनेशिया की है? इंडोनेशिया में नरजातीय दृष्टि से अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कैसी नरजातीय दृष्टि से अत्यधिक विविधता यहाँ पाई जाती है? यहाँ 300 से अधिक नरजातीय समूह हैं जो 250 भाषाएं बोलते हैं। मलय, जावन, खुदानी, मद्रूसी, बलीनी, अम्बोन, अल्फर, डयाक, तोरजा, बतक, मिनहासा और पापुआ नामक जनजातीय समूह इंडोनेशिया में निवास करते हैं। यहाँ की 60% जनसंख्या जावा द्वीप पर ही रहती है। ये जनसंख्या की दृष्टि से इस्लाम धर्म को मानने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। यहाँ की 87% जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानती है। ये आपका हो गया इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया ना, इसके छोटे छोटे द्वीप हैं। इसके अंदर जो हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि ये वाले जो द्वीप हैं, ये छोटे छोटे द्वीप हैं इसमें। अरे यार, मैं क्यों जा रही हूँ ना आगे पीछे। मलेशिया, इंडोनेशिया के बाद में है मलेशिया। तो मलेशिया आपको मैप में दिखाऊं या लेके बैठे हो आप? इधर है मलेशिया, इंडोनेशिया के यहाँ मलेशिया है इधर। ये वाला जो हिस्सा है ये मलेशिया है, लेकिन दिख नहीं रहा, मुझे नहीं दिख रहा, आपको लोगों को कहाँ से दिखेगा? छोड़ो, देखते हैं और कहीं दिखता है तो, किसी और मैप के अंदर दिखे तो। मलेशिया, यही है मलेशिया। नाम ही नहीं दिख रहा ठीक से, क्या ही दिखाऊंगा अब आपको। ये रहा, ये मलेशिया है। ये देखो, इधर भी दिख रहा है मलेशिया। मतलब म्यांमार की जो साइड में है वो मलेशिया है, इधर की साइड जो नीचे से लग रहा है। फिर इधर कंबोडिया है, मोकिंग रिवर बेसिन, कंबोडिया इधर वाला है। लेकिन कंबोडिया जब पढ़ेंगे इधर, लाओस इधर है। ये जो है इधर, ये इधर मलेशिया, ये इतना 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 नीचे तक लटक रहा है जो। यह है मलेशिया। मलेशिया विषुवत के उत्तर में 1 से 7 उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। कितना? 1 से 7 उत्तरी अक्षांश। ये तो इतना ही सिंपल है, याद करना है। इस देश को 2 भागों में, जिसमें एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर अलग अलग स्थित हैं। इसमें 1 से 2 अत्यधिक दूरी पर 2 भाग है इसके। पश्चिमी मलेशिया, मलया प्रायद्वीप, जो एशिया के मुख्य भूभाग का अंग है। जो एशिया के पश्चिमी जो मलेशिया, वो एशिया का मुख्य भूभाग है। पूर्वी मलेशिया, बोर्नियो द्वीप का उत्तरी भाग, सरावाका और सबाहा, इन दोनों भागों को दक्षिणी चीन सागर अलग करता है। कौन सा करता है? दक्षिणी चीन सागर है। ये दो सरावाक और सबागा है। बोर्नियो द्वीप का उत्तरी भाग था, सरावाका और सबाग जो है वो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वी मलेशिया 60% है, किंतु सबाह और सरावाका में देश की कुल जनसंख्या का 20% निवास करती है। सरावाका में चीनी मूल के निवासी करते हैं। मतलब मलेशिया को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पूर्वी मलेशिया अलग है, पश्चिमी मलेशिया अलग है। तो पश्चिमी मलेशिया है वो मुख्य भूभाग, और पूर्वी जो मलेशिया है वो जो द्वीप है, कौन से, सवाराको और सबाह, जो बोर्निया के द्वीप है, उनमें उनमें वो जो है वो पूर्वी मलेशिया में आते हैं। राजधानी कौन सी है? राजधानी कुआलालंपुर है इसकी राजधानी। क्षेत्रफल जो है वो 3,32,965 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 3.35 करोड़ है। भाषा मलय अंग्रेजी है। प्रायद्वीपीय मलेशिया 11 राज्यों में विभाजित है। पश्चिमी
पश्चिमी एवं उत्तरी बोर्नियो में सारावाका और सबह 2 राज्य हैं। एशिया की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित होने के कारण प्रायद्वीपीय मलेशिया एक और मलक्का जल संधि द्वारा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से तथा दूसरी ओर दक्षिणी चीन सागर द्वारा सारावाका और सबह से पृथक है। एटलस लेके बैठो, समझ में आएगा कि जल संधि, मलक्का जल संधि द्वारा इंडोनेशिया से सुमात्रा द्वीप के तथा इंडोनेशिया मैंने अभी पढ़ा है ना, तो इंडोनेशिया मलक्का जो जल संधि है वो इनको अलग करती है दोनों को है, और सराका और सबाह से पृथक करता है। कौन करता है? सुमात्रा द्वीप जो वो। भौतिक लक्षण, मलाया प्रायद्वीप का मध्यवर्ती भाग 3/4 भाग पर्वतीय है, जिसमें उत्तर से दक्षिण की ओर समानांतर पर्वत श्रेणियां विस्तृत हैं। इन पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 1200 से 2100 मीटर के मध्य है। कितनी है? 1200 से 2100 मीटर की। इसकी सबसे ऊंची चोटी मासीन चोटी की ऊंचाई 2100 मीटर है। यह प्रायद्वीप के पूर्व में छोटी किंतु ऊंची चोटी माउंट तहान है तथा पश्चिम के लारूट पहाड़ी क्षेत्र है। तटीय भागों में सकरे मैदान है। सबाह का अधिकतर भाग पहाड़ी है, परंतु सराक और मैदानी भाग है। देखिए, जो मैं थ्योरी करा रही हूँ ना, इसको आपके पास एटलस होनी जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि माउंट तहान जो है वो कहाँ पे तथा पश्चिमी लारूर पहाड़ी है वो उसका क्षेत्र कहाँ है। सबाह का अधिकतर भाग पहाड़ी है, परंतु सराक और एक मैदानी भाग है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी किनाबालू है, जो 4095 किलोमीटर नहीं मीटर लंबी है। मलाया प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में तोगान पठार स्थित है। कौन सा? तगान पठार। समुद्र तट के सहारे जलोढ़ मैदान की पट्टी मिलती है। पहांग और केलांतान यहाँ की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? केलांतान नदियां, केलांतान और पहांग। आप मैं एटलस लेके बैठोगे, आपको पता लगेगा कि पहांग कहाँ नदी जो है वो कहाँ से बहती है और कहाँ पे है, और केलांतान जो है वो कहाँ पे है, कहाँ से बहती है। उसके बाद ये हुआ हमारा मलेशिया। क्या हुआ? मलेशिया हुआ नहीं है, अभी कंप्लीट करूंगी अभी। मलेशिया, ये लो। जलवायु विषुवत रेखा के समीप स्थित होने के कारण मलेशिया में विषुवत रेखीय उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर समान रूप से ऊंचा तापमान एवं अधिक वर्षा होती है। मलेशिया में वार्षिक तापमान 2 से 3 सेंटीमीटर तक 2.5 सेंटीमीटर अधिक है। प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टियां, कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टियां मलेशिया में पाई जाती है? सबाह के 67% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, जिनमें पता लगे ना सबाह क्या है? जो द्वीप है 2 है, जिनमें 74% वन क्षेत्र का सदापर्णी तथा मैंग्रोव वर्ग के हैं। सरावाक और सबाह में प्रायद्वीपीय मलेशिया की अपेक्षा अधिक घने और अधिक अन्य अवस्थित वन पाए जाते हैं। यहाँ लेटेराइट मिट्टियों की प्रधानता है। लावा की उर्वरक तथा जलोढ़ मिट्टियां भी पाई जाती हैं। पश्चिमी निम्न तटीय भूमि में अम्लीय पीठ की मिट्टी पाई जाती है। कृषि, देश के मात्र 18% क्षेत्र पर ही कृषि कार्य होता है। अत्यधिक कृषितम भूमि पर बागानी कृषि होती है। मलेशिया की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। कौन सी खाद्यान्न फसल मलेशिया की? चावल है। समुद्र तटीय मैदानों पर आंतरिक घाटियों में उगाया जाता है। बागानी कृषि के अंतर्गत रबड़, नारियल और ताड़ प्रमुख है। कौन सी है बागानी कृषि? रबड़, नारियल और ताड़ है जो प्रमुख है। खनिज और ऊर्जा संसाधन, कौन कौन सी खनिज और ऊर्जा संसाधन मलेशिया में पाए जाते हैं? मलेशिया में प्राप्त होने वाले खनिजों में टीन, लोहा, बॉक्साइट, अल्मेनाइड, सोना, चांदी, टंगस्टन, पेट्रोलियम आदि प्रमुख है। टीन का अधिकांश उत्पादन किंता घाटी में इपोह तथा ताइपिंग के निकट एवं शेष कोलमपुर के निकट होता है। कहाँ पे? किंता जो घाटी है, किंता घाटी में इपोह व ताइपिंग, कौन सा? इपोह ताइपिंग के निकट एवं शेष कोलमपुर के निकट प्राप्त होता है। उत्तम किस्म का हेमेटाइट लोहा त्रेगानो प्रांत में, बॉक्साइट जाहोर प्रांत, तेलोक व रामूनिया क्षेत्र में तथा टंगस्टन के दावे तेलंगानु प्रांतों में प्राप्त है। ये नामों को आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, दोबारा कराती हूँ। उत्तम किस्म का हेमेटाइट लोहा तेलंगानु प्रांत में, बॉक्साइट जोहोर प्रांत, तेलोक व रामूनिया क्षेत्र में तथा टंगस्टन केदा व तेलंगानु प्रांतों में प्राप्त होता है। सबाह में तांबे की खानें हैं, जबकि सरावाक में बॉक्साइट और कोयला खनन किया जाता है। मलेशिया की सबसे महत्वपूर्ण संपदा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार है। उद्योग कौन कौन से हैं जो
मलेशिया में क्या जाते हैं? मलेशिया में सूती वस्त्र, पेट्रोलियम शोधन, रासायनिक पदार्थ, बिजली के उपकरण, वाहन व कृषि उपकरण, सीमेंट तथा खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग प्रमुख हैं। यहाँ आधारभूत खनिजों एवं कोयले की कमी के कारण उद्योगों का सामुदायिक विकास नहीं हो पाया है। जनसंख्या, मलेशिया की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है। मलय यहाँ की राजकीय भाषा है। यहाँ की जनसंख्या में भारतीय एवं चीनी मूल के लोग रहते हैं। मलय जो है यहाँ की राजकीय भाषा है। कौन सी भाषा है यहाँ की राजकीय भाषा? मलय। देश की राजधानी कुआलालंपुर मलाया प्रायद्वीप में स्थित है। कहाँ है? कुआलालंपुर जो है वो देश की राजधानी मलाया में। यह देश का सबसे बड़ा नगर, व्यापारिक व औद्योगिक केंद्र है। अन्य नगरों में मलक्का, पुत्त राज्य, इपोह, पेहांग, पालेमबाग, मैदान, पुतजोर तथा बहारू प्रमुख है। कौन सी प्रमुख है? पुतराज्य, इपोह, पेहांग, पालेमबाग, मैदान, पुतजोहर तथा बहारू प्रमुख है। ये आपका कंप्लीट हुआ मलेशिया। अब नेक्स्ट आते हैं चीन पर आते हैं। नेक्स्ट चीन। चीन को आपको मैप में पता होगा चीन किधर है। चीन तो ऑलमोस्ट, चीन पाकिस्तान इनका तो सभी को पता ही रहता है इंडिया के अंदर। क्यों? राजधानी जो है वो चीन की बीजिंग है। लगभग 95,96,961 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और जनसंख्या 141.23 करोड़ है। भाषाएं मांदारिन व वू ये भी एक भाषा है। लो वू मंदारिन अच्छे से याद करना है इसको। सीमावर्ती देश, उत्तर में कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया। पश्चिम में किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत। दक्षिण में भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। पूर्व में उत्तर कोरिया। जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये जब तक एशिया महाद्वीप कंप्लीट होगा ना, आपको सारे देशों का पता लग जाएगा कौन सा देश कहाँ स्थित है। और ये जो मैं कंटेंट दे रही हूँ ना अभी, ये सिर्फ मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि ये कंटेंट मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि फिजिकली अगर जाके प्रैक्टिकल किसी कोचिंग में पढ़ा तो आप बोल बोल के लिखा सकते हो हैं, लेकिन यहाँ समस्या यहाँ बोल के नहीं लिखा सकते, इसलिए आपको इस तरीके से पीपीटी बना के मुझे कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। लेकिन ये पहली बार है, नेक्स्ट बार मैं सीधा मैपिंग के थ्रू समझाऊंगी, इस तरीके का कंटेंट नहीं दूंगी। तो ये क्लास अपलोड रहेगी, आप देख लेना जब चाहो तब। चीनी गणतंत्र ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत 22 प्रांत, कौन से 22 प्रांत, 5 स्वायत्त प्रदेश तथा 3 केंद्र शासित नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है। क्या गणतंत्र की त्रिस्तरीय शासन त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है यहाँ पे है। भौतिक लक्षण कैसे हैं? चीन 15% भाग पर मैदान है, शेष भूभाग पर पहाड़ियां और निम्न ऊंचाई के पठार है। चीन की धरातलीय उच्चावच क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर नीचे होती है। कितने कैसे होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर नीचे की साइड होता है उच्चावच। उसका पश्चिमी भाग पर्वतीय और बीहड़ है। इसमें बर्फ से ढके हुए शिखरों और हिमानियों वाली ऊंची पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? हिमानियों वाली पर्वत श्रेणियां। कैलाश एवं कुलनुल पर्वत श्रेणियां, पर्वतों के मध्य अनेक अंतर पर्वतीय पठार एवं बेसिन स्थित हैं, जिनमें तिब्बत का पठार, सैदाम बेसिन, तारिम, तिब्बत का पठार, सैदाम बेसिन, तारिम, जुगेरियन बेसिन, गोबी बेसिन, आर्डोस पठार तथा यूनान का पठार सम्मिलित है। तकला मकान एवं ठंडा और निर्जर मरुस्थल है जो तारिम बेसिन में स्थित है। लोएस पठार बहुत बारीकी कणों वाली पीली मिट्टी से बना है, जिसे लोएस कहा जाता है। चीन में विस्तृत नवीकृत मैदान होंगहो, यांगत्सी, सिकियांग तथा उत्तर पूर्वी या मंचूरियाई मैदान है। चीन के पूर्वी भाग का विशाल मैदान हिंगन, ताइकांग और वुशान पर्वत श्रेणियों के सिरे के समुद्र तट पर विस्तृत है। कहाँ पे स्थित है? फिर है अपवाह तंत्र है। जिनजियांग, यांगटीसी और हांगहो नदियां चीन में पूर्व की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में मिलती हैं। तो ये जो नदियों के नाम हैं, जिंगयांग, यांगटीसी, नाम एज इट इज याद करने होंगे। जिंगयांग, यांगटीसी, हांगहो नदियां चीन में पूर्व की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में मिलती है। इनमें से जिंजियांग नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है। कौन सी नदी का? जिंगयांग नदी का। यह सिंचाई और नौवहन के लिए उपयोगी है। होंगहो जो नदी है उत्तरी चीन को सिंचित करती हुई बड़ी मात्रा में पीली गाद बहाकर लाती है। कौन सी लाती है?
पीली गाद बहाकर लाती है, इसे पीली नदी भी कहा जाता है। फिर है चीन का अधिकतर भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिण एवं मध्य चीन की जलवायु महाद्वीपीय है। कौन सी है? दक्षिण एवं मध्य चीन की जलवायु महाद्वीपीय है, लेकिन उत्तर के अंदर अधिकतर शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देश का एक भाग शुष्क मरुस्थलीय है, जबकि ऊंचे पर्वत एवं पठारी भागों में उप आर्कटिक जलवायु पाई जाती है। तिब्बत का पठार और मैचुरियन का आंतरिक भाग इस प्रकार की जलवायु के उदाहरण हैं। तापमान और वर्षा का प्रभाव। तापमान और वर्षा के वितरण भू आकृतिक व समुद्र से दूरी पर काफी प्रभाव पड़ता है। उत्तरी एवं पश्चिमी में जनवरी तापमान हिमांक बिंदु 0 से नीचे चला जाता है, यानी जनवरी में यहाँ का जो तापमान है वो 0 से नीचे चला जाता है। दक्षिण की ओर जाते हुए तापमान में वृद्धि होती है। वुहान नगर का तापमान जनवरी के महीने में 5 और गुआंझाऊ का तापमान लगभग 16 सेंटीमीटर, मतलब सर्दियों के अंदर है ना तापमान वृद्धि वुहान जनवरी में 5 रहता है और गुआंझाऊ 16 रहता है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा मई सितंबर में हो जाती है। मई और सितंबर के अंदर अधिक वर्षा हो जाती है, ग्रीष्म काल के अंदर है। इसकी मात्रा दक्षिण से उत्तर की पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। कैसे घटती जाती है? दक्षिण से उत्तर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। फिर है प्राकृतिक वनस्पति है। चीन में कृषि योग्य भूमि विस्तार के कारण वनाच्छादित क्षेत्रों में कमी आई है। क्या आई है? वनाच्छादित क्षेत्र होने के कारण कृषि योग्य भूमि उसमें कमी है। जुगारियन पर्वत यहाँ का प्राकृतिक वनस्पति, जुगारियन पर्वत यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति 2 भागों में विभाजित करता है। इस पर्वत के दक्षिण पूर्व में पतझड़ वन पाए जाते हैं। इस पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्टेपी घास के मैदान अथवा मरुस्थल पाए जाते हैं। ये जो जुगारियन पर्वत है वो वनस्पति को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, जिसके दक्षिण पूर्व में पतझड़ वन पाए जाते हैं तथा उत्तर पश्चिम में स्टेपी वन तथा मैदानी वनस्पति तथा मरुस्थल पाया जाता है। चीन की प्रमुख मिट्टियां कौन सी हैं? चीन की 90% मिट्टियां वायुव्य तथा जलोढ़ होती हैं। कौन सी होती हैं? वायुव्य तथा जलोढ़ होती हैं। ये मिट्टियां मैदानी भागों में पाई जाती हैं जो चावल और गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ से 10% क्षेत्र पर अवशिष्ट मिट्टियां पाई जाती हैं। उत्तरी मैदान में पेडोकल तथा दक्षिणी चीन में पेडोल्फर मिट्टियां पाई जाती हैं। सेम सा ही नाम है, याद हो जाएगा। पेडोकल तथा पेडोल्फर मिट्टियां पाई जाती हैं। उत्तरी मंचूरी की एक पट्टी में चेर नोजे मृदा पाई जाती है, जिस पर अधिकांश चारागाह हैं। कोणधारी वनों के प्रदेशों में पोडजोल मृदा पाई जाती है। लेटेराइट और पीले रंग की मिट्टी में चावल और खेती और शहतूत वृक्ष उगाए जाते हैं। कौन सी? चाय, चावल और शहतूत के वृक्ष उगाए जाते हैं पीले रंग की, और जो लेटेराइट मिट्टी होती है उसमें। फिर है कृषि। चीन मूलतः कृषि प्रधान देश है। यहाँ 42% देश कृषि पर या वानिकी या पशुपालन किया जाता है। चीनी कृषक 4000 वर्ष से भी अधिक समय से गहन कृषि और उद्यान कृषि करते आ रहे हैं। कितनी? 4000 वर्ष से पहले गहन कृषि और उद्यान कृषि करते आ रहे हैं। इसी कारण चीन को 40 शताब्दियों के कृषकों का देश, यानी 40 शताब्दियों के कृषकों का देश चीन को कहा जाता है। चीन में प्राय बाढ़ तथा सूखे का प्रकोप घटित होते रहते हैं। कौन से? सूखे का और बाढ़ होती रहती है वहां पे। इन्हीं कारणों से इसे अकालों का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकालों का देश भी। दक्षिण एवं मध्य चीन में चावल प्रमुख फसल है। गेहूं, सोयाबीन और ज्वार बाजरा उत्तरी चीन की मुख्य खाद्यान्न फसल है। कौन सी? ज्वार बाजरा उत्तरी चीन मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। चीन में रेशम, कपास और तंबाकू महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं। चीन रेशम और चाय के लिए प्रसिद्ध फसलें हैं। सुअर, मुर्गी और बतखें चीन में सभी स्थानों पर घरेलू जानवरों और पक्षियों के रूप में पाए जाते हैं। समुद्री तटों और बाढ़ के पानी से भरे धान के खेतों में मछली पकड़ने का कार्य भी किया जाता है। आप लोगों को सही बताऊं ना मैं, तो इस सिलेबस के अंदर कृषि भी है, उद्योग भी है, खनिज भी है। वो सारा इसमें मैं करा रही हूँ। तो अगर मैं अलग से ना भी कराऊं ना तो भी कोई समस्या नहीं कि मैं अलग से अगर वो टॉपिक छोड़ दूं कि नहीं मैं नहीं कराऊं, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो महाद्वीप कराए थे उसके अंदर करा रखा है सारा कंप्लीट, कि कौन से देश में, कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी कृषि, कौन कौन सी जलवायु, कैसी जनसंख्या, सब यहाँ कवर हो रखा है। तो यहीं से पढ़ लो। हाँ, तो मैं यहाँ पे डबल ये इसीलिए यहाँ करा रही हूँ कि आपका 2 बार होगा। मैं यहाँ भी करा रही हूँ और मैं वहाँ टॉपिक के वहाँ भी, जब टॉपिक स्पेशल एक टॉपिक आएगा कृषि वाला, जो स्पेशल टॉपिक आएगा उसमें भी ये सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ पे भी कराऊंगी। तो आपका 2-3 बार हो जाए आपका, तो कि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और याद रह जाए। ये है मतलब मैं आपका इतना बेनिफिट देख रही हूँ कि यहाँ पे भी महाद्वीपों को 7 जगह बांट के, यहाँ पे भी 7 जगह पढ़ा, मतलब 7 महाद्वीपों को 7 टुकड़ों में बांट के इजी कर दे रही हूँ है कि यहाँ पढ़ लो। और फिर अलग से भी जो टॉपिक है कि जैसे कृषि का टॉपिक अलग, तो वहाँ सारे महाद्वीपों की कृषि अलग से पढ़ानी पड़ेगी। जलवायु का टॉपिक अलग से, तो सारे महाद्वीपों की जलवायु अलग से पढ़ानी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे भी महाद्वीपों के अंदर मैं जलवायु पढ़ा रही हूँ, कृषि पढ़ा रही हूँ, जनसंख्या पढ़ा रही हूँ। तो 2 बार हो जाएगा। कनेक्ट करो,
देखो कनेक्ट करो, इंटरकनेक्ट करो। पीसीएसओ और यूपीएससी यही मांगता है कि कनेक्ट करो चीज़ों को, क्योंकि आप जिस फील्ड में जा रहे हो ना, वहाँ पता नहीं कौन सी चीज़ों को कनेक्ट करनी पड़ेगी। कोई ऐसा केस आ जाएगा कि यहाँ की चीज़ को वहाँ और वहाँ की चीज़ को यहाँ आपस में कनेक्ट करना होगा। तो ऐसे ही आपको, जैसे आपको आगे लाइफ के अंदर नो सर्विस में जाने के बाद में आपको दिमाग को यूज़ करना होगा, वैसा ही दिमाग आपको यहाँ पढ़ाई में यूज़ करना होगा। फिर है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। एशियाई देशों में चीन सर्वाधिक खनिज संपन्न देश है। लोहा, अयस्क, टंगस्टन, चीन, टीन, सीसा और जस्ता, बक्साइड, तांबा, एंटीमनी, निकेल, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, पारा, सोना आदि यहाँ के प्रमुख खनिज संसाधन हैं। चीन में विश्व के सभी 150 जात खनिज उपलब्ध हैं। इनमें से 20 खनिजों के भंडार में चीन विश्व अग्रणी है। यानी जो 20 प्रकार के खनिज है उसके अंदर पूरे विश्व में चीन जो है वो अग्रणी है। कोयला भंडार की दृष्टि से चीन विश्व में द्वितीय स्थान पर है। कोयला भंडार की दृष्टि से द्वितीय स्थान के ऊपर है चीन। और कोयले उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान, उत्पादन जो है वो 1 नंबर पे करता है और जो भंडार करता है वो 2 नंबर पे करता है। देश के उत्तर पूर्वी भाग में देश के 2/3 कोयला मिलता है। उत्तर पूर्वी जो भाग है वहां पे 2/3 कोयला चीन में मिलता है। उद्योग, चीन की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है, परंतु पिछले 50 वर्षों में 13वां औद्योगिक विकास हुआ है। लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, वस्त्र, कागज, चीनी, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम शोधन तथा रासायनिक पदार्थ बनाने वाले, बिजली का सामान और खाद्य प्रसंस्करण मुख्य उद्योग हैं। चीन के उद्योगों के बारे में अपने से ज्यादा कौन जानता है? आपके घर में कोई जरूर ऐसी कोई चीज होगी जो चीन से लाई गई होगी, वो सिर्फ 4 दिन चली होगी। तो वो वहां का उद्योग ऐसा है, इसलिए तो चीन की चीजें सिर्फ 4 दिन चली। तो वहां के उद्योगों के बारे में हमसे ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता। सूती वस्त्र के अधिकांश कारखाने संघाई में स्थित है, जिसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र के जो उद्योग है वो संघाई में है। संघाई क्या है? चीन की राजधानी है, तो जिसे इसे मैनचेस्टर चीन का कहा जाता है। जनसंख्या, चीन में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, जहां विश्व की कुल जनसंख्या वाला 5वां भाग रहता है। जब जब तक हमारी जनगणना नहीं आ जाती ना, तब तक हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि विश्व की दूसरी जनसंख्या, क्या कहते हैं, विश्व के दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। अच्छा दूसरा, ओके डन, दूसरा तो हो ही गया क्योंकि पहले हम आ गए ना। जहां विश्व की कुल जनसंख्या का 5वां भाग रहता है चीन में, यानी विश्व के रैंक पर 5वां जो हिस्सा वो सिर्फ अकेला इस देश में रहता है। चीन ने अपनी जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए विश्व में सबसे अधिक कठोर जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम अपनाए। चीन प्रति व्यक्ति कम कृषि क्षेत्रफल वाले देशों में से एक है। बीजिंग देश की राजधानी, प्रशासनिक एवं औद्योगिक केंद्र है। संघाई चीन का सबसे बड़ा नगर है। जो देश का बीजिंग जो है वो पॉलिटिकली राजधानी है और संघाई जो है वो इकोनॉमिकली राजधानी है। जो देश का सबसे बड़ा वतन और वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र भी है। यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण नगर तियानजिन, श्रीयांग, वुहान और गवांगझाऊ। वुहान तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा, कोरोना के अंदर इस नाम को जितना रटा है ना सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों ने, उतना किसी को नहीं रटा होगा, बहुत रटाया इसने। गवांग झाऊ, इसको 2-4 बार बोलो, गवांग झाऊ याद हो जाएगा। गवांग झाऊ है तियानजिंग और श्रियांग। तो ये हो गया हमारा चीन। अब हम फिर जाते हैं पीछे वापस। मैप के अंदर आपको पता होगा चीन कहाँ पे है। ये आया जापान। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जापान। मैपिंग में आपको पता है जापान कहाँ पे है या बताऊं? चलो बताती हूँ। ये रहा जापान। इसकी राजधानी है टोक्यो। ये रहा इधर जापान। और ये है चाइना, जिसको हमने अभी पढ़ा है ना, वो ये है। ऊपर मंगोलिया, इधर कजाकिस्तान है। दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, इधर जापान है। इधर ये भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी है, उपराकटिक। तो ये है। अभी अपन पढ़ने जाने जापान, और जापान ये इधर है जो चीन सागर के बीच में है और प्रशांत महासागर के बीच में है। नेक्स्ट आते हैं अब।
जापान। जापान प्रशांत महासागर में एशिया के पूर्वी तट पर स्थित है। किधर है? पूर्वी तट पर। जापान भाषा में इसे निप्पन कहते हैं, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश। निप्पन जापानी भाषा में निप्पन कहा जाता है, नाम याद कर लेना। जापान द्वीप समूह द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला है, मतलब काफी सारे द्वीप हैं इस देश के अंदर। उन द्वीपों को मिला के एक नाम दिया गया, वो है जापान है। इसका द्वीप धनुषाकार रूप से विस्तृत है। ये एक चाप की भांति प्रशांत महासागर की ओर उत्तल और नीच और चीन और कोरिया की ओर अवतल है। इसका जो आकार है वो चीन और कोरिया की तरफ तो अवतल है नहीं है, और उसकी तरफ उत्तल है। किधर की साइड? प्रशांत महासागर की साइड में है। तो जापान, इसकी राजधानी जो हो टोक्यो है। क्षेत्रफल जो है 3,77,327 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 12.56 करोड़। भाषा जो है वो जापानी है। क्षेत्रफल, प्रमुख क्षेत्रफल जो है होन्शु द्वीप क्षेत्रफल है। होन्शु 2,51,132 वर्ग किलोमीटर। होक्काइडो 83,541 वर्ग किलोमीटर। क्योंसो 42,151 वर्ग किलोमीटर। शिकोकू 18,797 वर्ग किलोमीटर। जापान एक द्वीपीय देश है जो एशिया महाद्वीप में मुख्य स्थल से लगभग 185 किलोमीटर दूर स्थित है। सुसीमा जल स्थित द्वारा यह कोरिया से पृथक हो जाता है। किसके द्वारा? सुसीमा जल संधि जो है, सुसीमा। इसके अंतर्गत 4 मुख्य द्वीप होक्केइडो, होन्शु, शिकोकू या क्यूशु तथा 3,900 छोटे द्वीप अर्धचंद्राकार आकृति में लगभग 1153 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत हैं। चारों मुख्य द्वीप 31 डिग्री से 45 उत्तरी अक्षांशों तथा 130 से 145 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है? होन्शु जो द्वीप है वो, मतलब कुल क्या होना, तो जापान क्या जो है, जापान छोटे मोटे सारे द्वीपों का एक समूह है, और उन सारे द्वीपों को मिला के एक देश बनाया जिसे बोला गया जापान। ओके। इस द्वीप मध्य भाग में फोसा मैग्ना भ्रंश घाटी स्थित है, जिसमें अनेक ज्वालामुखी की स्थिति है। इसी द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो जागृत ज्वालामुखी फ्यूजियामा तथा देश की राजधानी टोक्यो अवस्थित है। देश की लगभग 80% जनसंख्या होन्शु द्वीप पर निवास करती है। कितनी? 80% जो जनसंख्या है वो होन्शु द्वीप पर निवास करती है। फिर है भौतिक लक्षण। जापान का 73% क्षेत्र पर्वतीय है, जो रीढ़ की हड्डी की भांति विस्तृत है, और 27% क्षेत्र मैदान है। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से जापान एक दुर्बल क्षेत्र है, जहां ज्वालामुखी व भूकंपों की अधिकता है। यहाँ प्रतिवर्ष 500 से 1000 भूकंप आते हैं, इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। जापान के अधिकांश पर्वत ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध टोक्यो के निकट स्थित फ्यूजियामा एक शांत ज्वालामुखी है। जापान ज्वालामुखियों एवं भूकंपों के कारण एक अस्थिर धरातल वाला देश है। जापान को ज्वालामुखियों की धरती भी कहा जाता है। ज्वालामुखियों के कारण यहाँ गर्म जल के स्रोत भी मिलते हैं। जापान 192 ज्वालामुखी स्थित है। किनसे है? कितने? 192 ज्वालामुखी जो है वो जापान में स्थित है, जिनमें से 52% सक्रिय ज्वालामुखी हैं। 52% नहीं, 52 जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और होन्शु द्वीप पर माउंट असामा और क्यूशो द्वीप पर माउंट असो उच्चतम ज्वालामुखी स्थित है। पूर्वी पर्वत श्रेणी एवं ज्वालामुखी श्रेणी है। फ्यूजियामा, पिनोक्यू आदि ज्वालामुखी इसी श्रेणी में स्थित हैं। जापान के अधिकांश मैदान संकीर्ण समुद्र तटीय पेटी के रूप में विस्तृत, जो आकार में बहुत छोटे, और कुछ मैदानी आंतरिक बेसिनों के रूप में हैं। अब अगर मैं आपको पीपीटी आगे पीछे के बार बार ये बताऊं फ्यूजियामा कहाँ है, फिनोको आदि ज्वालामुखी श्रेणी में स्थित है कहाँ है, मैपिंग बताऊं ना, उसमें बेटा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि मैं एक एक चीज़ को आपको मैप के अंदर बताऊं कि हाँ माउंट एसो उच्चतम ज्वालामुखी किधर स्थित है, क्योसो द्वीप कहाँ है, माउंट असामा कहाँ है। ये एक एक चीज़ अगर एक एक शब्द को मैं बताने लग गई ना तो इसके अंदर मैपिंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बेटा। इसलिए मैं बोल रही हूँ एटलस लेके बैठना, ताकि आपको जब जापान देश के अंदर कौन सा कहाँ है भौतिक स्वरूप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सी चीज कहाँ है। जापान में से 7 प्रमुख मैदान कौन कौन से मैदान है? देखो, स्थिति मैदान कांटो मैदान टोक्यो के समीप, इशिकारी मैदान दक्षिण पश्चिमी होक्काइडो, इचिगो मैदान होन्शु के मध्यवर्ती पश्चिमी तट एवं निशानो नदी के मुहाने पर, नोबी मैदान नगायो के समीप, सोटाओ मैदान आंतरिक सागर के पूर्वी तट पर अशोका के समीप, किताकामी मैदान सेंडाई के उत्तर में उत्तरी होन्शु के प्रशांत तट पर, सुकीमी मैदान पश्चिमी क्यूसु में कुरोमे के चारों ओर। ये मैदान है, इनकी स्थिति कहाँ है? ये सारे जो नाम है ना, ये वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ की जो जनजाति और वहाँ के जो स्थान, उनके नाम पर आपको याद करने होंगे एज इट इज, कोई वो नहीं है। ऑप्शन नहीं है। जापान के पश्चिमी श्रेणी के 2 भाग, अकेशी पर्वत श्रेणी और हिंद पर्वत श्रेणी। जापान के पश्चिमी जो श्रेणियां हैं वो ये है, अकेशी पर्वत श्रेणी और हिंदा पर्वत श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च शिखर काइगेने है। किसकी? अकेशी पर्वत की सर्वोच्च शिखर काइगेने, आइनो और कोमागा
अन्य प्रमुख शिखर श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी की जापानी आल्प्स के नाम से भी जाना जाता है। हिंदा पर्वत श्रेणी को जापानी आल्प्स नाम से जाना जाता है। इसकी यारिंगा शिखर जापान का मेटरहॉर्न कहा जाता है। क्या होता है? मेटरहॉर्न कहलाती है। ऑनटेक नारिकुरा चांकुशी अन्य शिखर हैं। हिंदा श्रेणी के पश्चिम में हिंद पठार स्थित है, जो क्रमशः बीबा बेसिन की ओर सकरा होता गया है। जलवायु जापान की जलवायु पर इसकी द्वीपीय स्थिति, पर्वतीय धरातल, गर्म समुद्री धारा एवं मानसूनों का प्रभाव पड़ता है। यह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित जापान की क्यूरोशियो गर्म तथा क्यूराइल या ओयोशियो ठंडी जलधाराओं का भी जापान की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जलधाराएं मतलब जो समुद्र है ना, उसकी जो जलधारा है ना, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, ये हम आपको आगे पढ़ाऊंगी हैं, उनका भी असर यहाँ की जलवायु पर पड़ता है। जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे ना, वैसे वैसे मैं आपको आगे पढ़ाती जाऊंगी और फिर ये टॉपिक एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्ट होंगे। लास्ट में जाके जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे अभी आपको भारत की ज्योग्राफी सारी समझ में आ रही होगी, वैसे ये भी सारी समझ में आएगी। देश के उत्तरी द्वीप होकेंडो में स्थित सपोरो का जनवरी और जुलाई का तापमान क्रमशः -6 डिग्री से लेकर 19 सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि देश के दक्षिण में स्थित नागासाकी जनवरी और जुलाई का तापमान क्रमशः 6 से लेकर 26 सेंटीग्रेड रहता है। प्रशांत महासागर के तटीय भागों में जुलाई की वर्षा होती है, जबकि देश के उत्तरी पश्चिमी तट पर शीत ऋतु के मानसून से वर्षा होती है। जापान के अधिकतर भागों में औसतन वार्षिक वर्षा 130 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि पर्वतीय प्रदेशों में औसतन वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर तक होती है। जापान के आंतरिक भाग अपेक्षाकृत शुष्क, बसंत के अंत या ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में ध्रुवीय सागरीय वायु राशियों में मध्य तथा दक्षिण जापान में भारी वर्षा होती है, जिसे बाइयू या प्लम वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइयू या प्लम वर्षा। सितंबर के महीने में जापान के दक्षिणी तट पर प्राय भयंकर उष्णकटिबंध तूफान आते हैं, जिन्हें टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून। ये वहाँ जापान वासियों का ही नाम दिए हुए हैं, टाइफून। मिट्टी, जापान की मिट्टी कैसी है? जापान के लगभग 17% क्षेत्र पर जलोढ़ या कांप मिट्टी पाई जाती है। देश के 66 क्षेत्र पर लिथोसोल मिट्टी का विस्तार है। निचले पर्वतीय ढालों पर प्लेनोसोलिक मिट्टी पाई जाती है, जिसके ऊपर चिक्का मिट्टी का विस्तार है। कौन सी मिट्टी का विस्तार है? चिक्का मिट्टी का। देश के 9% क्षेत्र पर एंडो मिट्टी विस्तृत है, जो ज्वालामुखी राख से निर्मित है। यह भूरी व काले रंग की अनुपजाऊ मिट्टी है, जो मध्यवर्ती घाटी में पाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर वन तथा घास के मैदानों में पोडजोल मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के 7% पर स्थित है। कितनी है? 7% पर। कुल क्षेत्र के 7% पर पोडजोल जो भूमि है, मिट्टी है, वो स्थित है। प्राकृतिक वनस्पति जापान के 68% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। इसमें शंकुधारी वनों की प्रधानता है। सामान्य यहाँ 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: शंकुधारी वन, उपोष्ण सदाबहारी वन और मिश्रित वन। शंकुधारी वनों के अंतर्गत उत्तर पूर्वी होकेंडो व होंसो की मध्यवर्ती उच्च भागों में फर, स्प्रू, पाइन, लार्च आदि प्रमुख किस्में हैं। इसमें लुगदी व कागज बनाया जाता है। उपोष्ण सदापर्णी वनों के अंतर्गत दक्षिणी होन्सू, शिकागो, क्यूशो आदि द्वीपों में सदापर्णी व चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन उगते हैं, जिनमें बांस, कपूर, ओक, बर्च, मेपल, मैग्नोलिया आदि प्रमुख किस्में हैं। मिश्रित वन मिश्रित होकड़ो व उत्तरी होन्सू में उगते हैं, जिनमें ओके, मेपल तथा केकी जैसे प्रमुख पर्णपाती वृक्ष शामिल हैं। कृषि, जापान के केवल 16% क्षेत्र पर ही दक्षिणी के उपोष्ण एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है, परंतु होन्सू और होकेंडो में अत्यधिक ठंड के कारण ये एक वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है। चावल, जो गेहूं, जई, राई, ज्वार, बाजरा, शकरकंद, आलू और सोयाबीन प्रमुख खाद्य फसलें हैं। चाय, तंबाकू, अलसी, शहतूत प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। यह 43% कृषिगत भूमि चावल के अंतर्गत आती है। सीता, ऊंची मैदान एवं सिकोओं के तटीय मैदानों में चावल की खेती अधिक की जाती है। संपूर्ण जापान शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है। आंतरिक सागर तटीय भाग, क्वांटो मैदान तथा पश्चिमी कोन्सो प्रमुख गेहूं उत्पादन है। जापान विश्व के मत्स्य उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। खनिज और ऊर्जा संसाधन उद्योग, जनसंख्या। खनिज, जापान में लोहा, सीसा, जस्ता। कौन सा? लोहा, सीसा, क्रोमाइड, मैलिब्डेनम, तांबा, मैग्नीज, टंगस्टन, सोना, चांदी आदि अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण यहाँ गंधक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जापान का मुख्य खनिज संसाधन कोयला है, परंतु यह अत्यंत निम्न श्रेणी का है। देश का 4% कोयला भंडार क्यूशो द्वीप पर है और कुल उत्पादन का 40% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। होकेंडो द्वीप के इंशिकारी बेसिन से जापान के कुल
कोयला उत्पादन का 30% भाग उत्पन्न होता है। उद्योग, जापान के उद्योगों के लिए आधारभूत खनिजों का अभाव है। खनिज तेल, लोहा अयस्क, कोकिंग, कोयला और अलोह धातु अयस्क जैसे तांबा, निकेल और बक्साइड को अन्य देशों से आयात करना होता है। हाल के वर्षों में मशीनरी उद्योग से जापान के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जापान के मशीनरी उद्योग के अंतर्गत विद्युत मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स सम्मिलित है। जापान का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका है। जनसंख्या कितनी है जापान के अंदर? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जापान का 11वां स्थान है। कौन सा है? 11वां, जो विश्व के सर्वाधिक संघन जनसंख्या वाले देशों में से एक है। जापान विश्व के सबसे अधिक नगरीकृत देशों में से एक है, जिसकी लगभग 3/4 जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 60% टोक्यो, याकोहामा, ओसाका, नागोया और किताक्यूसो जैसे प्रमुख महानगरों में केंद्रित है। ये जगहों के नाम हैं टोक्यो, याकोहामा, ओसाका, नागोया और किताक्यूसो जैसे प्रमुख महानगरों में केंद्रित है। ओके स्टूडेंट्स, तो और बाकी का बचा हुआ कल पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही ले रही हूँ। और दूसरी बात, जिस दिन जितना ले रही हूँ ना, जिस क्लास में आप उस दिन उसको उतना ही कंप्लीट कर दो, है, ताकि आगे मैं बोलूँ ना, बर्डन ना हो। और आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।